कभी ऐसा महसूस होता है कि मन में लगातार एक फिक्र सी बनी रहती है। हम क्या छोटी छोटी बातें भी कभी कभी मतलब रात भर जगाए रखती हैं? हाँ, होता है कई बार। क्या जीवन में वो शांति, वो सुकून है हम्म, जिसकी हम सबको तलाश रहती है? आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में जरा गहरे उतरेंगे जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हाँ, डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, या फिर इसका हिंदी अनुवाद है चिंता छोड़ो सुख से जियो। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। मतलब किताब के हिंदी अनुवाद के हिस्से हैं, उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका एनालिसिस है, और कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं अच्छा, जो ये दिखाती हैं कि ये बातें आज भी कितने काम की हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ किताब के पॉइंट्स दोहराना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम कार्नेगी के बताए उन तरीकों, उन टेक्निक्स की तह तक जाना चाहते हैं जिनसे चिंता की आदत को मतलब तोड़ा जा सके। हाँ, और एक बेहतर जिंदगी जी जा सके हैं। बिल्कुल, एक शांत और भरपूर जीवन। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कार्नेगी चिंता को देखते कैसे हैं। उनके लिए ये क्या है? सिर्फ एक फीलिंग? नहीं, वो इसे सिर्फ एक भावना नहीं मानते। उनके लिए ये एक बहुत बुरी आदत है। एक आदत? हाँ, एक मानसिक आदत। ओह। और अच्छी बात यह है कि आदत है तो बदली जा सकती है। लेकिन इसका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता, शरीर पर भी पड़ता है। हाँ, ये बात जरूरी है। इसका असर शरीर पर कैसे होता है? देखिए, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, और अब तो मेडिकल साइंस भी ये पक्का मानती है कि जरूरत से ज्यादा चिंता शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है। बाप रे। ये सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन जैसी चीज नहीं है। लंबे समय तक चिंता हाई ब्लड प्रेशर कर सकती है, पेट की गंभीर बीमारियां, यहाँ तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती है। ओह। मशहूर मेयो बंधु थे डॉक्टर्स, उनका तो कहना था कि अस्पतालों में आधे से ज्यादा बिस्तर असल में भावनात्मक बोझ और चिंता के मारे लोगों से भरे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ मामलों में तो आर्थराइटिस मतलब गठिया जैसी बीमारियों का संबंध भी लगातार बनी रहने वाली चिंता से जोड़ा गया है, खासकर अगर वो पैसे या रिश्तों की परेशानी से जुड़ी हो। ये तो वाकई गंभीर है। मतलब चिंता सिर्फ मन की शांति नहीं छीनती, सेहत पर भी सीधा हमला करती है। बिल्कुल। तो फिर इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए? कार्नेगी का पहला सिद्धांत, और शायद सबसे फेमस भी है, वो इसी से जुड़ा है। हाँ, वो कहते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है, डे टाइट कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये टर्म उन्होंने सर विलियम ऑस्लर से लिया था। अच्छा ऑस्लर एक बहुत कामयाब डॉक्टर थे। अच्छा। उन्होंने समुद्री जहाजों का उदाहरण दिया। जैसे जहाज में अलग अलग हिस्से होते हैं ना, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, हाँ हाँ। कि अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो उसे बंद कर देते हैं ताकि पूरा जहाज ना डूबे। वैसे ही ऑस्लर की सलाह थी कि हमें अपने जीवन को आज तक सीमित रखना चाहिए। आज तक मतलब बीते हुए कल का जो अफसोस है या आने वाले कल की जो फिक्र है, उसके दरवाजे एकदम लोहे के दरवाजों की तरफ बंद कर दो। अच्छा। सिर्फ आज पर ध्यान दो। ऑस्लर ने कहा था, हमारा काम दूर धुंधलके में क्या है ये देखना नहीं, बल्कि वो करना है जो आज हमारे सामने है। वाह, यानी पूरी तरह से वर्तमान पर फोकस। बिल्कुल। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, बिल्कुल और भविष्य का कुछ पता नहीं। सही कहा। एक स्रोत में ईसा मसीह की प्रार्थना का भी जिक्र है, हमें आज की रोटी दे। हाँ, सुना है। उसमें यह नहीं है कि कल की बासी रोटी क्यों मिली या अगले साल अकाल पड़ेगा या नहीं। नहीं, सिर्फ आज की जरूरत। एक दिलचस्प बात यह भी है, एक स्रोत बताता है कि पुराने जमाने में अंग्रेजी का शब्द थॉट, हाँ। उसका मतलब अक्सर एंग्जाइटी यानी चिंता होता था। तो जब बाइबल में कहा गया कि कल की चिंता मत करो, तो शायद उसका मतलब यही था कि आने वाले कल की फिक्र में मत पड़ो। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, मतलब ये नहीं कि कल के लिए प्लान मत बनाओ, तैयारी करो पर चिंता मत करो। समझ गए। और इस स्रोतों में इसके उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, कई हैं। एक विधवा महिला की कहानी है जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। फिर उसने कहीं पढ़ा, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। बस इसी एक लाइन ने उसे हिम्मत दे दी। कमाल है। लेखक थे जॉन रस्किन। उनकी मेज पर एक पत्थर रखा रहता था जिस पर सिर्फ आज खुदा हुआ था। वाह। और अपने कालिदास की कविता है दिन का स्वागत, वो भी तो यही कहती है, वर्तमान को देखो, यही जीवन है। हाँ। बीता कल एक सपना है, आने वाला कल एक झलक, पर आज अच्छे से जी लो तो हर बीता कल सुखद सपना बन जाएगा। बहुत खूब। तो आज में जीना, ये हुई चिंता से बचने की पहली सीढ़ी। लेकिन कई बार चिंता किसी खास बड़ी मुश्किल से जुड़ी होती है, तब क्या करें?
इसके लिए कार्नेगी एक जादुई फॉर्मूला बताते हैं जो उन्हें विलिस एच कैरियर से मिला था, एयर कंडीशनिंग वाले। हाँ, वही एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के पायोनियर। कैरियर खुद एक बहुत बड़ी चिंता से गुजर रहे थे उस समय। अच्छा, क्या हुआ था? कहानी दिलचस्प है। कैरियर ने एक फैक्ट्री के लिए गैस साफ करने का एक महंगा सिस्टम डिजाइन करके लगवाया था, पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ओहो। कंपनी को भारी नुकसान का डर था और कैरियर बेचारे चिंता के मारे सो भी नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ये 3 स्टेप वाला तरीका अपनाया। क्या थे वो 3 स्टेप्स? पहला कदम, उन्होंने डर का सामना किया। ईमानदारी से सोचा कि भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो उन्हें लगा कि ज्यादा से ज्यादा उनकी नौकरी चली जाएगी और कंपनी को करीब $20,000 का नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा कदम, उन्होंने उस सबसे बुरे नतीजे को, मतलब नौकरी जाने और नुकसान होने को, मानसिक रूप से स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। स्वीकार कर लिया। हाँ, सोचा चलो ठीक है, नौकरी गई तो दूसरी ढूंढ लूंगा, और कंपनी इतनी बड़ी है कि ये नुकसान रिसर्च का खर्च मानकर सह लेगी। जैसे फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा था, जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। और जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, उन्हें थोड़ी शांति मिली। एक चीनी फिलोसोफर हैं लिन यूटैंग, वो भी यही कहते हैं कि सच्ची मानसिक शांति सबसे बुरे को स्वीकार करने से ही आती है, क्योंकि तब आपकी एनर्जी चिंता से हटकर समाधान खोजने में लग जाती है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर तीसरा कदम क्या था? तीसरा कदम, अब जब मन थोड़ा शांत हो गया, डर कम हो गया, तो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और समय उस बुरे नतीजे को सुधारने में लगाया जिसे वो स्वीकार कर चुके थे। कैसे? उन्होंने प्रॉब्लम को दोबारा स्टडी किया और पाया कि शायद $5,000 का एक एक्स्ट्रा उपकरण लगाने से बात बन सकती है। उन्होंने वैसा ही किया। और न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बल्कि वो सिस्टम इतना एफिशिएंट हो गया कि कंपनी को $20,000 के नुकसान के बजाय $15,000 का फायदा हुआ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, कैरियर ने बाद में कहा भी कि अगर वो सिर्फ चिंता में डूबे रहते तो कभी ये समाधान सोच ही नहीं पाते। चिंता सोचने की ताकत छीन लेती है। ये तो वाकई एक जादुई फॉर्मूला लगता है। लेकिन ये जो दूसरा कदम है, सबसे बुरे को स्वीकार करना, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या असल में उतना आसान है? मतलब मन मानने को तैयार होता है कि सबसे बुरा हो सकता है? देखिए, ये शायद सबसे मुश्किल कदम है, मान लेता हूँ। लेकिन कार्नेगी का तर्क ये है कि जब तक आप सबसे बुरे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, आप शांत होकर हल ढूंढ ही नहीं सकते। क्यों? क्या होगा अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, इसी में उलझा रहता है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली। अच्छा। इसका मतलब है कि आपने सच्चाई को देखा और अब आप उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब आप सबसे बुरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर खोने को कुछ बचता नहीं है। फिर आप पूरी ताकत से स्थिति को सुधारने में लग जाते हैं। एक तेल डीलर की कहानी भी है जिससे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। उसने भी यही फॉर्मूला यूज किया। उसने भी? हाँ, जब उसने ये मान लिया कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, तभी उसका डर कम हुआ और वो ब्लैकमेलर का सामना करने की हिम्मत जुटा पाया। समझ गई। मतलब इस फॉर्मूले को असरदार बनाने के लिए, या यूं कहें कि चिंता से सही ढंग से निपटने के लिए, सबसे पहले सच जानना, तथ्यों को जानना और उनका सामना करना जरूरी है। बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट। और यही कार्नेगी का अगला सिद्धांत आता है कि चिंता का विश्लेषण तथ्यों के आधार पर करें, इमोशंस के आधार पर नहीं। बिल्कुल, हर्बर्ट हॉक्स ने कहा भी था, भ्रम जो है, कंफ्यूजन, वो चिंता का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर आधी अधूरी जानकारियां या अपनी कल्पनाओं के बल पर ही परेशान होते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो कार्नेगी सलाह देते हैं, किसी भी बात से घबराने से पहले सारे फैक्ट्स इकट्ठे करो, निष्पक्ष होकर, बिना इमोशनल हुए। फिर खुद से पूछो, क्या ये वाकई उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितनी लग रही है? जैसे कोई उदाहरण? आम सा उदाहरण लीजिए, किसी ने आपका फोन नहीं उठाया, अब आप तुरंत बुरा सोचने लगें, गुस्सा करने लगें? हाँ, या कुछ अनहोनी सोचने लगे। बिल्कुल, इसके बजाय तथ्यों पर गौर करें। हो सकता है फोन साइलेंट पर हो, वो मीटिंग में हो, नेटवर्क ना हो। कितने कारण हो सकते हैं। तथ्यों के बिना चिंता करना तो बस हवा में तीर चलाने जैसा है। सही बात है। शंघाई में फंसे गैलन लिचफील्ड की कहानी का जिक्र भी है शायद। हाँ, वो भी यही दिखाती है। जब उन्हें पता चला कि जापानी सीक्रेट पुलिस उन्हें अगले दिन टॉर्चर के लिए ले जा सकती है, तो वो घबराए नहीं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने शांत होकर पहले सारे फैक्ट्स लिखे, फिर अपने ऑप्शन सोचे। भाग जाऊं, उन्हें समझाने की कोशिश करूं, या बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करूं। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस जाएंगे।
किस्मत से मामला टल गया, पर उस मुश्किल घड़ी में तथ्यों के शांत विश्लेषण ने ही उन्हें शायद सही कदम उठाने की हिम्मत दी। तथ्यों का विश्लेषण बहुत जरूरी। और जब आप तथ्यों का विश्लेषण करके कोई फैसला ले लेते हैं तो अगला कदम और भी जरूरी हो जाता है। वो क्या? उस फैसले पर टिके रहना, एक्ट करना। हाँ, ये भी एक आम प्रॉब्लम है। फैसला तो कर लिया पर फिर भी मन में शक चलता है, यार सही किया, कहीं कुछ और करना चाहिए था। बिल्कुल। और कार्नेगी कहते हैं कि ये जो लगातार का सोचना है, दोबारा विश्लेषण करना है, संदेह करना है, यह आपको वापस उसी चिंता के दलदल में खींच सकता है जहां से आप निकले थे। सही कहा। एक बार जब आपने सोच समझकर फैक्ट्स के आधार पर कोई रास्ता चुन लिया तो उस पर पूरी तरह अमल करें, अगर मगर को दिमाग पर हावी ना होने दें। हाँ, अगर कोई बिल्कुल नए और ठोस फैक्ट सामने आए तो ठीक है, आप फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन बिना वजह सिर्फ चिंता के मारे अपने फैसले पर शक करना ठीक नहीं। निर्णायक बने, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो हुए मुश्किल हालात और बड़ी चिंताओं से निपटने के कुछ ठोस तरीके। डे टाइट कंपार्टमेंट, जादुई फॉर्मूला, तथ्यों का विश्लेषण और निर्णय पर टिके रहना। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातों पर फिक्र होती रहती है, उनका क्या? हाँ, वो जो हर वक्त की किचकिच होती है मन में। हाँ, वही। कार्नेगी मानते हैं कि इसका इलाज हमारी सोच और हमारी मानसिक आदतों में छुपा है। बिल्कुल। उनका मानना था कि हमारी लगभग 90% खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, न कि इस पर कि असल में चीजें क्या हैं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसके लिए कुछ पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स मतलब अच्छी मानसिक आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। स्रोतों में कई आदतों का जिक्र मिलता है। जैसे कि? एक तो है शुक्रगुजार बने। दिन भर शिकायतें करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, जो अच्छा है। हर रोज कम से कम 3 ऐसी चीजों के लिए थैंक यू बोलें या सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है वो अच्छा खाना हो, परिवार का साथ हो या रात की अच्छी नींद ही क्यों ना हो। ये अच्छी आदत है। और दूसरी, बदले की भावना छोड़ें। दूसरों को माफ करना सीखें। माफ करना? हाँ, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आपके मन को शांति मिले। गुस्सा या द्वेष पालकर रखना वो खुद को जहर देने जैसा है। अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया जाता है। वो कभी झगड़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। जैसे ही सामने वाला हमला बंद करता, वो फौरन माफ कर देते थे। अच्छा, और क्या आदतें? दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमारा ध्यान अपनी परेशानियों से हट जाता है और एक अलग तरह की खुशी मिलती है। सही बात है। फिर उम्मीदों को काबू में रखें, खासकर दूसरों से। तारीफ या आभार की उम्मीद ना रखें, बस देने की खुशी के लिए दें। ये मुश्किल नहीं है। पर मार्कस ऑरेलियस जैसे फिलॉसफर भी जानते थे कि दुनिया में एहसान फरामोश लोग बहुत हैं। एक वकील थे सैमुअल लिबोविट्स। उन्होंने 78 लोगों को मौत की सजा से बचाया, पर शायद ही किसी ने पलटकर थैंक यू बोला हो। सच में? हाँ, सच्चाई ये है कि कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड वो सिखानी पड़ती है, वो अपने आप नहीं आती। तो निराश होने की जरूरत नहीं। और जो है उसकी कद्र करें। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। जो अच्छी चीजें आपके पास हैं उन पे ध्यान दें। ठीक है। और आखिरी पर बहुत जरूरी, खुद को व्यस्त रखें। व्यस्त रखें? हाँ, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर और चिंता का भी। अपने शौक पूरे करें, कुछ नया सीखें, काम में मन लगाएं, समाज सेवा करें। जब आप बिजी रहेंगे तो चिंता करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये सारी आदतें वाकई रोजमर्रा की चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन एक और चीज है जो अक्सर चिंता पैदा करती है, वो है आलोचना। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। हाँ, क्रिटिसिज्म। कार्नेगी इस पर भी बात करते हैं। क्या कहते हैं वो? उनका नजरिया काफी अलग है। वो कहते हैं अन्यायपूर्ण आलोचना अक्सर एक छुपी हुई तारीफ होती है। छिपी हुई तारीफ कैसे? मतलब अगर कोई बिना वजह आपकी बुराई कर रहा है तो बहुत संभव है कि वो आपकी किसी कामयाबी से या आपकी पोजीशन से जलता है। सीधी सी बात है, कोई मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। हाँ, सही बात है। आलोचना अक्सर इस बात का सबूत होती है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों का ध्यान खींच रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। तो आलोचना से डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। पहले शांति से सुनें, देखें कि क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या उससे कुछ सीखा जा सकता है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, उसे सुधार का मौका समझें। और अगर ना हो तो? और अगर आलोचना सिर्फ जलन या कुंठा का नतीजा लगे तो उसे नजरअंदाज कर दें, इग्नोर करें, तुरंत रिएक्ट करने से बचें। सोचें, गांधी, लिंकन, बुद्ध,
कितने महान लोगों को कितनी भयंकर आलोचना झेलनी पड़ी थी, पर वो अपने रास्ते पर चलते रहे। ये अच्छा नजरिया है आलोचना को देखने का। अच्छा, आलोचना के अलावा एक और चीज है जो चिंता को बढ़ाती है, और वो है थकान। हाँ, बिल्कुल। कभी महसूस किया है कि जब आप थके होते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है, गुस्सा जल्दी आता है? हाँ, ये बहुत आम अनुभव है और कार्नेगी इसके पीछे का साइंस भी समझाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि सिर्फ दिमागी काम करने से दिमाग उतना नहीं थकता। नहीं, तो फिर थकान क्यों होती है? असली थकान अक्सर हमारी भावनाओं से आती है, बोरियत से, निराशा से, गुस्से से या चिंता से। और जब हम इमोशनली थक जाते हैं तो हमारा शरीर भी थक जाता है। अच्छा। और फिर थका हुआ शरीर और ज्यादा चिंता और नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है। ये एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल बन जाता है। तो इसका समाधान क्या है फिर? समाधान बहुत सीधा है, पर हम अक्सर करते नहीं। वो है थकने से पहले आराम करना। थकने से पहले? हाँ, रूटीन से 7-8 घंटे की नींद लेना, दिन में काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना और उन ब्रेक्स में सचमुच आराम करना। फ्रेडरिक टेलर ने स्टील कंपनी में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग था? जिस मजदूर को हर घंटे ज्यादा आराम करने दिया गया, उसने उन मजदूरों से लगभग 4 गुना ज्यादा काम किया जो पूरी तरह थक जाने के बाद ही आराम करते थे। 4 गुना? हाँ, तो आराम करना आलस्य नहीं है, ये शरीर और मन को रिचार्ज करने का एक जरूरी तरीका है, ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव और कम चिंतित रहें। ये तो बहुत जरूरी बात है, आराम। और आराम के साथ साथ एक और चीज जो हमें चिंता से बचा सकती है शायद, वो है खुद को स्वीकार करना। कार्नेगी का एक सिद्धांत है, स्वयं बने, बी योरसेल्फ। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। एक स्रोत में लिखा है कि आपके जैसा हूबहू कोई दूसरा इंसान होने की संभावना पता है कितनी है? कितनी? 300 खरब में से एक। बाप रे। मतलब हम सब एकदम यूनिक हैं, बिल्कुल अलग। इसके बावजूद हम अक्सर दूसरों की नकल करने या उनके जैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, करते हैं। ये न सिर्फ बेकार है, बल्कि कई मानसिक समस्याओं की जड़ भी है। मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। उनका मानना था कि जो लोग खुद को नहीं पहचान पाते, खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, वो अपनी असली क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। सिर्फ 10%? हाँ, एडिथ एल्ड्रेड की कहानी है इसमें, वो अच्छा उदाहरण है। क्या कहानी है? वो बचपन के कुछ अनुभवों की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती थी और अपने पति के कामयाब परिवार के सामने खुद को कमतर समझती थी। वो दूसरों की नकल करने की कोशिश करती और दुखी रहती। फिर एक दिन उनकी सास ने बस यूं ही कह दिया कि उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि वे जैसे हैं वैसे ही रहें, बी योरसेल्फ। अच्छा। बस इन शब्दों ने एडिथ की सोच बदल दी। उन्होंने दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ दी, खुद को जैसे वो थीं वैसे स्वीकार किया, और नतीजा, वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट बन गई। वाह! तो खुद को स्वीकार करने से वो चिंता खत्म हो जाती है जो दूसरों से तुलना करने से आती है। बिल्कुल, वो जो लगातार कोशिश रहती है ना कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरें या उनके जैसे बने, वो बोझ हट जाता है। और आखिर में इन सारे सिद्धांतों को अगर हम देखें तो कार्नेगी हमें सफलता की असली परिभाषा पर सोचने को मजबूर करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, या शोहरत, या कोई बड़ा पद? कार्नेगी के हिसाब से बिल्कुल नहीं। सच्ची सफलता का असली पैमाना है मन की शांति, चिंता मुक्त जीवन। मन की शांति? हाँ, सोचिए कोई करोड़पति हो, पर अगर वो हर रात चिंता और तनाव में गुजारता है, तो क्या वो वाकई सफल है? शायद नहीं। सफल वो है जो मुश्किलों में भी शांत रह सके, आलोचना का सामना कर सके, तथ्यों के आधार पर फैसले ले सके, खुद पर यकीन रख सके और सबसे जरूरी, आज में जी सके। सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक भीतरी अवस्था है, मन की अवस्था। तो कुल मिलाकर डेल कार्नेगी का संदेश बहुत साफ है और बहुत शक्तिशाली भी है। चिंता कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ जीना ही पड़ेगा। नहीं, ये एक सीखी हुई आदत है और इसे बदला जा सकता है। हाँ, आज में जीने का अभ्यास करके, मुश्किलों का सामना करने के लिए तथ्यों और तर्क का सहारा लेकर, अच्छी मानसिक आदतें अपनाकर और अपने शरीर का ध्यान रखकर, खासकर आराम करके। इन तरीकों से हम चिंता के जाल से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि सच्ची शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे अंदर ही है। अपने विचारों को काबू में रखना ही इसकी चाबी है। जैसा कार्नेगी ने कहा भी है, जो होना तय है या जो हो चुका है, उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे सहजता से स्वीकार करना सीखो। ये उसी सबसे बुरे को स्वीकार करने वाले सिद्धांत से जुड़ता है। सही है। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोता अपने लिए क्या सोच सकते हैं? मतलब एक टेक अवे क्या हो सकता है?
शायद ये कि कार्नेगी के बताए इतने सारे तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिससे वो आज ही अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या वो आज में जीने की कोशिश कर सकते हैं या शायद रोज 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस। हाँ, या फिर जैसा लियो टॉल्स्टॉय की कहानी जिसका जिक्र एक स्रोत में है, इशारा करती है, क्या जीवन में कोई ऐसी पुरानी चिंता या कोई ऐसा द्वेष है जिस पर अब और एनर्जी लगाना बंद करने का फैसला लेना चाहिए? मतलब एक तरह की मानसिक स्टॉप लॉस लिमिट तय करना। हाँ, कह सकते हैं, एक सीमा जिसके बाद उस पर सोचना बंद। ये बस सोचने के लिए कुछ बिंदु हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये गहरी चर्चा डेल कार्नेगी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब चिंता छोड़ो सुख से जियो के विचारों पर आधारित थी। ये ऐसे विचार हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं और हमें याद दिलाते हैं कि एक शांत और सुखी जीवन बिल्कुल संभव है अगर हम सही तरीके अपनाएं।